नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त आज का जो हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का है और टॉपिक है बंगाल के बारे में एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिराज उद दौला तक की कहानी को अच्छे से समझ लिया था। आज हम मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ना कि प्लासी के युद्ध के बाद है ना तय समझौता के तहत मीर जाफर को जो है आपका बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेज़ के द्वारा। तो सिराजुद्दौला के बाद नवाब कौन बनता है? तो मीर जाफर बनता है। कब बनता है? तो 1757 में बनता है। लेकिन मीर जाफर को नवाब बनने के एवज में जो है आपको ब्रिटिश को जो है आपका 24 परगना है ना, कंपनी को 24 परगना, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 परगना प्लस में 2,34,000 पाउंड की जो है आपका रकम देना पड़ता है। कितना? 2,34,000 पाउंड की रकम देना पड़ता है किसको? कंपनी को। प्लस में जितनी सारी बस्तियां खाली हुई थी युद्ध के बाद है ना, वो भी इसको दान में देना पड़ता है। आपको याद होगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में डच और अंग्रेज़ के बीच में हुआ था, जिसमें क्या होता है कि डच का जो है बोरिया बिस्तर बन जाता है। उसके बाद जितनी भी बस्तियाँ खाली होती हैं बंगाल से, वो आपको किसको दे दिया जाता है? ब्रिटिश को दे दिया जाता है। प्लस में 1760 में, याद रखेंगे 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच में। किसके मध्य में हुआ था? तो फ्रांस और अंग्रेज़ के मध्य में हुआ था। इसमें क्या होता है? इसमें भी आपका फ्रांस का जो है बोरिया बिस्तर बन जाता है। इस वजह से बंगाल में जितनी भी क्षेत्र खाली हुई थी, बस्तियां खाली हुई थी, वो सब दान स्वरूप किसको देना पड़ता है? तो देना पड़ता है आपको अंग्रेज़ को। तो यहाँ पे बातें ये आ जाती हैं इतना तक है ना। मीर जाफर जो है आपका क्लाइव का जो है कठपुतली था है ना, के रूप में। जब तक अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा को पूरा करता रहा ना, तब तक जो है आपका यानी कि पैसा देता रहा, डिमांड को पूरा करता रहा, तब तक पद पे बना रहा। उसकी इसी स्थिति पे उसी का एक दरबारी कहता है ना, इसे क्या कहा है? कर्नल क्लाइव का गधा कहा है। याद रखेंगे कि कर्नल क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है? तो मीर जाफर का कहा जाता है। मीर जाफर ही वो शख्स था जिसकी एक धोखाधड़ी की वजह से इंग्लैंड जो है यानी ब्रिटिश जो है आपका है ना सत्ता जो है जमा पाता है कहाँ पे? भारत पे। आगे चल के 1760 में है ना मीर जाफर को हटा के मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। नवाब बनने के बदले में जो है मीर कासिम को भी है ना क्या करना पड़ता है? वर्धमान, याद रखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव है ना, चटगांव उसको देने पड़ते हैं। किसको? अंग्रेज़ को देने पड़ते हैं। अंग्रेज़ बराबर क्या करता था? नवाब को काम में हस्तक्षेप करता था, यानी कि हमेशा डिस्टर्बेंस पहुंचाता था। यही वजह था कि उसने अपनी राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लेता है। तो कहाँ से कहाँ ले जाता है राजधानी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर है ना। मुंगेर कहाँ पे पड़ता है? तो ये बिहार का एक ज़िला है मुंगेर है ना अभी वर्तमान में। तो कहाँ से कहाँ ले आता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेता है कौन? तो कौन कर लेता है? मीर कासिम कर लेता है। और सबसे पहले जो राजधानी जो चेंज किया था किसने किया था? ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने किया था। याद रखना ये बातें भी है ना। उसके बाद मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया गया राजधानी? तो आपका मुंगेर ट्रांसफ़र किया गया। और मुंगेर में क्या होता है ना कि आपका बम और बंदूक बनाने का कारखाना खोला। आज भी इस क्षेत्र के लोग जो हैं इतने माहिर हैं बम और बंदूक बनाने में कि आपको आसानी से यहाँ पे देसी कट्टा जो है आपका देसी कट्टा है ना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। देसी कट्टा के बारे में नहीं जानते होंगे ना, तो आपका गैंग ऑफ वासेपुर में जो आपका बंदूक होता है ना उसी को देसी कट्टा कहते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा माहिर है कि आज भी आप यहाँ पे जो आपका देसी कट्टा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आगे चल के क्या होता है ना, अंग्रेज़ जो है आपका दस्तक का दुरुपयोग करते थे। दस्तक क्या होता था ना कि आपका यहाँ पे जो है कंपनी को व्यापार करने का छूट दिया हुआ था है ना, लेकिन कंपनी में जो भी आपका अधिकारी होते थे वो भी अपना निजी व्यापार है ना छूट से ही कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि आपका नवाब को हानि पहुंचता था, टैक्स नहीं पहुंच पाता था। प्लस भारतीय जितने भी व्यापारी थे है ना उनका हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चला गया, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था लेकिन ये लोग टैक्स बिल्कुल ही नहीं देते थे। इसके व्यापारी भी होते थे, वो भी अपना निजी व्यापार है ना बिना टैक्स दिए हुए ही कर लेते थे। यही वजह था इसने क्या करता है आगे चल के कि टैक्स जो है आपका पूर्णपेन ख़त्म कर देता है कि किसी को भी टैक्स नहीं देना है। इससे क्या होता है ना कि अंग्रेज़ जो है बौखला जाते हैं। उनको लगता है ये क्या कर दिया है ना, सबके लिए समान हो गया, टैक्स फ्री हो गया। एक तो ये बातें थी, प्लस दूसरी बातें ये आ जाती हैं कि 1763 ईस्वी में
एलिस जो है आपका, जो आपका अधिकारी रहता है, वो पटना पे अधिकार कर लेता है, उसको लूटपाट करता है, प्लस वहाँ पे नरसंहार करता है, यानी कि आपका हज़ारों लोगों की हत्या है ना, बेगुनाह लोग की हत्या कर देता है। मजबूरन मीर कासिम को जो है कदम उठाना पड़ता है और उसको जो है पकड़ के ले जाता है कहाँ पे, मुंगेर किसको, एलिस को, है ना। एलिस को कहाँ ले जाता है, मुंगेर ले जाता है, और वहीं पे जो है उसकी हत्या करके जो है छोटा छोटा पीस में बांट के, है ना, अंग्रेज़ के पास भेज दिया जाता है। किसकी हत्या करके, एलिस का हत्या करके। यही वजह था कि अंग्रेज़ जो है और ज़्यादा बुखला जाता है और उसको लगता है कि ये जो बंदा है मीर कासिम हमारे हाथों से निकल गया है। और यहाँ पे जो है छोटी छोटी झड़प होती है, इस झड़प में मीर कासिम हार जाता है और अंततः जो है आपका वहाँ से भागकर क्रमनाशा नदी को पार करके अवध पहुँच जाता है। अवध कहने का मतलब उत्तर प्रदेश चला। संयोग से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, है ना, से मिलने के लिए गए हुए थे। इस तरीके से देश की 3 बड़ी हस्तियां एक अवध में मिलते हैं और त्रिकूट का निर्माण होता है और यहीं पे प्लानिंग किया जाता है मीर कासिम के द्वारा कि अंग्रेज से बदला कैसे लें। शाह आलम प्लस शुजा-उद-दौला ने, है ना, मीर कासिम से पूछता है कि भाई तुम्हारा युद्ध में अगर हम साथ देते हैं तो उससे हमारा जीतने के बाद क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे मीर कासिम, है ना, के साथ यहाँ पे डील किया जाता है। डील के तहत साफ तौर पे कहा जाता है कि सेना के, है ना, मेंटेन करने के लिए 11 लाख रुपया प्रति माह देना होगा, है ना, प्लस युद्ध जीतने के बाद प्लस 3 करोड़ रुपये आपको देने होंगे, प्लस बिहार को भी देना होगा। मीर कासिम, है ना, सारी बातों को मान लेता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जो होता है बरसात का मौसम आ जाता है, इस वजह से युद्ध नहीं लड़ा जाता है। मीर कासिम को बंगाल पाने की थोड़ा सा ज़्यादा बेचैनी है और उसको सेना को मेंटेन करने के लिए 11 लाख रुपये प्रति माह खर्च हो रहा था। यही वजह था कि आनन फानन में उसने युद्ध की घोषणा कर देता है। दोनों की सेनाएं हैं आपका, है ना, बिहार के बॉक्सर में। कहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिहार के बॉक्सर के मैदान में आमने सामने खड़ी थी और ये समय है आपका 22 अक्टूबर 1764 का। आपको ध्यान रखना है कि डेट क्या है, तो 22 अक्टूबर बॉक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 में। एक तरफ जो आपका 3 बड़ी हस्तियाँ, देश की 3 बड़ी हस्तियाँ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और आपका मीर कासिम, है ना, एक्स बंगाल का नवाब मीर कासिम है। और दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो है। कौन है आपका, हेक्टर मुनरो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। प्लासी के युद्ध के समय आपका अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसे आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों के पास क्या था, आधुनिक हथियार था, है ना, तोपें थी, जबकि इनकी सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थी, है ना, तोपें भी बहुत कम मात्रा में थी। युद्ध आरंभ होने के साथ बारिश भी आरंभ हो जाती है। भारतीय खेमे के द्वारा जो भी तोपें दागी जाती थी, है ना, वो बारिश की वजह से विस्फोट नहीं हो पा रहा था, जबकि अंग्रेज, है ना, की तोपें जो थी भारतीय सैनिकों में कहर बरपा रही थी। इस तरीके से भारत की 3 बड़ी शक्तियाँ, है ना, 3 बड़ी हस्तियाँ युद्ध हार जाते हैं। मीर कासिम को खोने के लिए कुछ था नहीं, है ना, यही वजह था कि वो दिल्ली की गलियों में गुम हो जाता है और आपका संधि किया जाता है 2 व्यक्ति के साथ, इलाहाबाद की संधि, है ना, चूँकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, है ना, शाह आलम द्वितीय प्लस शुजा-उद-दौला के पास। इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका मीर जाफ़र के बारे में। मीर जाफ़र को जो कब से कब तक शासन व्यवस्था को नवाब बनाया गया आपका बंगाल का, तो 1763 से 1765 तक का नवाब बनाया गया, है ना, यानी कि 1763 से 1765 तक का। तो मीर जाफ़र जो है मात्र जो है कंपनी से केवल नमक कर लिया था, मात्र 2.5%। उसके बाद ये कुछ भी नहीं लेता है, कोई भी कर नहीं लेता है कंपनी से, है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कर लेता है, तो नमक कर ही लेता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसका कालखंड कब से कब तक रहा है, 1763 से 1765 तक का रहा है। एक बात यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आपका बॉक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नवाब कौन था उस समय, मीर जाफ़र ही था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम देख लेते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। बॉक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है पुनः जो है ब्रिटिश, है ना, गवर्नर बनकर भारत आता है और यह जो है आपका होता है मुगल सम्राट, है ना, शाह आलम द्वितीय प्लस में आपका शुजा-उद-दौला के साथ संधि करना ही उचित समझता है और इसके तहत होगले संधि किया जाता है। किसके तहत, इलाहाबाद के संधि के तहत। और पहला जो संधि होता है आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। कब होता है, 12 अगस्त 1765 को होता है। आपको डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होता है, 12 अगस्त 1765 को होता है। किसके साथ होता है, इसमें आपका शाह आलम द्वितीय प्लस अंग्रेज के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, शाह आलम द्वितीय प्लस अंग्रेज के मध्य होता है। इसमें क्या होता है कि कारा प्लस इलाहाबाद का जो क्षेत्र है अवध से लेकर किसको दे दिया जाता है, आपका शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है, प्लस 26 लाख पेंशन भी दिया जाता है। इसके एवज में जो है आपका शाह आलम द्वितीय से जो है आपका, है ना, फरमान जारी करवाता है 12 अगस्त 1765 को। उसके तहत कहा जाता है कि बिहार, उड़ीसा, है ना, और बंगाल की जो दीवानी है यानी कि टैक्स जो है आपको कंपनी को दे दिया गया, है ना, यानी कि टैक्स फ्री कर दिया गया। कोई भी टैक्स नहीं लेगा, कोई भी टैक्स इसको देना नहीं पड़ेगा, यानी टैक्स फ्री कर दिया गया।
कब कर दिया गया? तो 12 अगस्त 1765 को। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। दूसरी संधि जो किया जाता है 4 दिन के बाद 16 अगस्त, ये भी डेट आपको याद रखना है, 16 अगस्त 1765 में। और इसके तहत क्या होता है आपका, ये संधि किया जाता है अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ। इसके तहत क्या होता है कि आपको कंपनी को 50 लाख है ना, और चुनार किला देना पड़ता है। कितना 50 लाख रुपया प्लस चुनार किला देना पड़ता है। और इसके एवज में क्या होता है कि अवध को जो है आपका करा और इलाहाबाद को छोड़कर उसके सारे क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं। प्लस में एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि एक राजा था बलवंत सिंह, बलवंत सिंह नाम का एक राजा था। बलवंत सिंह को भी आपका बनारसी है ना और गाजीपुर का क्षेत्र दिया जाता है, क्योंकि बलवंत सिंह ने आपका बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इस वजह से। तो आपको ध्यान में रखना है कि बलवंत सिंह को कौन कौन सा क्षेत्र दिया जाता है, तो वाराणसी और आपका गाजीपुर का क्षेत्र दिया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है नब्ज उद्दौला या निजाम उद्दौला कह लीजिए शासक बनता है। इसका कालखंड जो रहता है आपका 1765 से लेके 1766 तक रहता है ना। यह किसका पुत्र है? तो ये मीर जाफ़र का पुत्र है। यह सिर्फ नाम मात्र का शासक था। इस समय अंग्रेज ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रख लिए थे, है ना। तो यहाँ से मुख्य जो बातें आ जाती हैं, अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब बनता है कौन? नब्ज उद्दौला बनता है। यह मीर जाफ़र का पुत्र था। इतनी बात इंपॉर्टेंट है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर के रूप में बन के आता है और 1765 में ही आपका ये द्वैध शासन की शुरुआत करता है। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन मतलब दो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है बंगाल में। एक तो बंगाल के नवाब के द्वारा और दूसरा गवर्नर के द्वारा। जितनी भी अच्छी चीज़ें थीं, यानी जो भी आय का जितने भी स्रोत था उसका देखभाल कौन करता था? गवर्नर करता था, है ना। कर वाले जितने भी थे, और जहाँ पैसा खर्च की बात था तो कौन करता खर्च? तो बंगाल का नवाब, है ना। दो लोगों के द्वारा जो आपका शासन को संभाला गया वही क्या कहलाता है? आपका द्वैध शासन कहलाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कब से इसने शुरुआत किया था? तो 1765 से शुरुआत किया था। आगे चल के 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद जो शासक बनता है सैफुद्दौला बनता है। इसका जो कालखंड है आपका 1766 से 1770 तक का है। किसका? सैफुद्दौला के। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इसका पेंशन जो घटा के कितना कर दिया गया? 12 लाख कर दिया गया। उसके बाद जो है अंतिम जो आपका बंगाल को जो नवाब रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो अंतिम जो बंगाल का नवाब है वो कौन है? आपका मुबारक उद्दौला बनता है। ये बंगाल का अंतिम नवाब है। उसके बाद जो है नवाब के पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है और बंगाल को अपने अधीन, यानी कि अंग्रेज अपने अधीन ले लेता है। इसका जो कालखंड रहता है 1770 से 1775 तक का होता है। तो इतनी बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं इस पे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीसीएस एग्जाम हो गया, आपका एसएससी एग्जाम हो गया, प्लस आपका रेलवे का एग्जाम हो गया या फिर बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां था, जिसको 1717 में फर्रुखसियर ने आपका नियुक्त किया था। उसके बाद जो है आपका किसी को नियुक्त नहीं किया गया मुगल साम्राज्य के द्वारा, है ना। और 1700 में आपका दीवान बनाया था किसने? औरंगजेब ने दीवान बनाया था किसको? मुर्शीद कुली खां को। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। उसके बाद जो है ये परंपरा जो है आपका वंशानुगत बना दिया जाता है मुर्शीद कुली खां के द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद ही क्या होता है, अंग्रेज जो है आपका भारत में अपना पांव जमा लेते हैं। कहाँ? भारत में। कौन सा युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यहाँ पे आधिपत्य की बात कर रहा है, यानी कि अंग्रेज कब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किस युद्ध के बाद हुआ? तो कौन सा युद्ध था आपका? बॉक्सर के युद्ध के बाद, है ना।
यहाँ पे शक्तिशाली हो जाता है, उसके बाद उसको कोई चुनौती देने वाला कोई शासक नहीं बचता है। आगे हम देख लेते हैं। ये सब सारी क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको हमने शामिल किया है इसमें। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा के युद्ध में पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, किस आपका गवर्नर को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है क्योंकि उन्हीं ने आपका 1757 में आपका प्लासी के युद्ध में आपका जीत दर्ज करता है। उसके बाद लगातार है ना जीतते चला जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि प्लासी का जो मैदान है, युद्ध का जो मैदान है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प्लासी गांव का नाम है और आपका ये कौन सा जिला में पड़ता है? तो नदिया जिले में पड़ता है, हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? आपको बताना है कि किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने किया था। और आपको ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को ट्रांसफ़र किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खां ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपको बताना है कि बॉक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ननफदीज, है ना। इन्हीं कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय, न कि शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम बहादुर शाह, है ना, को कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को ही नाम क्या है? शाह आलम प्रथम भी है। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, है ना, देने वाला शासक कौन था? उसका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? मुगलों के द्वारा प्रदान किया गया था और शाह आलम द्वितीय के द्वारा यह प्रदान किया गया था इलाहाबाद संधि के तहत। आगे देख लेते हैं। किस गवर्नर ने के कार्यकाल में, है ना, शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज को प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, उस टाइम का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न आ जाता है 1765 में। कह रहा है कि मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद का जो प्रथम संधि हुआ था उसी वक्त आपको दीवानी प्रदान किया गया था। तो प्रथम संधि कब हुआ था? आपका 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़ीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? आपको बताना है कि ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध के पहले की घटना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था, है ना। तो कौन सा युद्ध था? आपका बॉक्सर का युद्ध था। और इसी के साथ आपका 16 अगस्त को 1765 को आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि की जाती है ना। और उसके तहत जो इसको पंगु बना दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंगाल के नवाब थे। ये आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसने किया था? तो मीर जाफर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सिराज उद दौला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लासी की लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था। ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीछे आपका रेलवे और पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, और ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।